आमिर अहमद साहब पाकिस्तान की दो बड़ी इंडस्ट्रीज के हवाले से क्वेश्चन क्या करें? सेठी साहब, ये जो पाकिस्तान की दो बड़ी अहम इंडस्ट्रीज हैं, एक टोबैको इंडस्ट्री और दूसरी शुगर इंडस्ट्री, इनको अगर हुकूमत नेशनलाइज कर ले तो इसमें क्या हर्ज है? जिनमें से एक पे तो कंट्रोल है पीटीआई के सियासतदानों का, और शुगर इंडस्ट्री जिसके ऊपर हमारे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वालों का कंट्रोल, जो भी मसले मसाइल हैं हमेशा के लिए उनको खत्म करे और उनको अपने हाथ में ले ले इनका कंट्रोल। इसमें क्या हर्ज है? क्या ये मुमकिन नहीं है? नेशनलाइज कर लें टोबैको को और शुगर को। बात यह है कि सबसे ज़्यादा टैक्स इवेजन सेल्स टैक्स की जो है वो अमंग्स द टॉप इज़ टोबैको। कहानियाँ ऐसी हैं कि वो टोबैको निकलती है, ट्रकों में लोड होती है फैक्ट्री से, और वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करती है, और तक क्योंकि उधर फिर सेल्स टैक्स नहीं है, एक्सपोर्ट हो रहा है वो, और वो अक्रॉस द बॉर्डर जाता है और वहाँ से वो मोड़ के वापस आ जाता है सड़क पे, और वो फिर उसके ऊपर कोई अगला पिछला कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से टैक्स इवेजन हो रही है ऑफ सेल्स टैक्स। अब बात यह है कि करोड़ों अरबों में ये सब कुछ हो रहा है। अब नेशनलाइज कर लें टोबैको को। मेरा ख्याल है नेशनलाइजेशन हैज़ नॉट प्रूव्ड सक्सेसफुल। जब भी नेशनलाइजेशन होती है तो एक मसला आप हल करते हैं, दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं। जब ब्यूरोक्रेसी आके बैठ जाती है ऊपर तो फिर वो अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो लॉस मेकिंग हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि नेशनलाइजेशन इज़ द इशू। इशू इज़ सिंपली ये स्मगलिंग और ये जो टैक्स इवेजन है इसको तकड़ा किया जाए। और अब प्रॉब्लम ये है कि आप जिसको भी वहाँ लगाते हैं इसको रोकने के लिए वो खुद ही करप्शन में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वेदर इट इज़ वन इंस्टीट्यूशन और अनदर इंस्टीट्यूशन। वो ग्राउंड लेवल पे इस किस्म का कल्चर है कि उसके बगैर चारा नहीं है। सो दीज आर डिफ़िकल्ट इश्यूज़, बट आई डोंट थिंक नेशनलाइजेशन इज़ द आंसर। दूसरी बात आई इस शुगर के बारे में। अच्छा, अब शुगर जो है दैट इज़ अ क्रिटिकल इंडस्ट्री फॉर पाकिस्तान। इसके ऊपर बहुत से इश्यूज़ बनते हैं। मेरा अपना मौक़िफ़ तो बड़ा सीधा सा है कि हमारी शुगर इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए, शुरू से आखिर तक होनी नहीं चाहिए। ये इसके बहुत से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल ज़मीन है जो कि गंदम और कॉटन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और राइस के लिए, जो कि ऑल आर एक्सपोर्टेबल आइटम्स, वो हम नहीं करते, और उसकी ज़मीन कम होती जा रही है, एकरेज कम होती जा रही है, और ये शुगर जो है ये बनती जा रही है, और ये जो है इसके ऊपर सब्सिडीज़ मिलती हैं, अरबों रुपए की सब्सिडीज़ हैं, 100 अरब से भी ज़्यादा की सब्सिडी इस इंडस्ट्री को मिलती है, और सारे सियासतदान, और अब तो मैं कहता हूँ कि रियासत के इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये जिस दिन ख़त्म होगी उसमें आपकी जो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी इस मुल्क के अंदर। अब लोग कहते हैं लो जी अरबा रुपए दी, खरबा रुपए की इंडस्ट्री है, कैसे आप कर देंगे, इतने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात यह है कि ये सबसे ख़तरनाक इंडस्ट्री है। हमें शुगर की सारी शुगर इंपोर्ट करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी कर लें। वो शुगर सस्ती भी है और ये महंगी भी। ये हमारा पानी भी बहुत इस्तेमाल करती है, और ये हमारी दूसरे क्रॉप्स जो हैं, जो एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स हैं, उसको भी नहीं होने देती। तो और ये बिल्कुल सियासी इट्स जिसे कहते हैं ना, एक किस्म की बहुत बड़ी ब्राइब है रियासत की तरफ से टू दी पॉलिटिशियंस एंड अदर पीपल ऑफ दिस कंट्री जिनके पास शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये बनाई इसीलिए गई थी कि पॉलिटिशियंस को खिलाने पिलाने के लिए। और ये जो भी हुकूमत आती है उन अपने लोगों को शुगर इंडस्ट्री शुगर परमिट्स देती है, वो बनाते हैं और वो फिर खाते हैं और खिलाते हैं। सो माई सेंस इज़ कि शुगर इंडस्ट्री को इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स इसको ख़त्म कर देना चाहिए, और उसका तरीका एक ही है कि सब्सिडी देनी बंद करें, देखें क्या होता है, और इंपोर्ट करना शुरू करें। हर साल उनको एक कैलिब्रेटेड तरीके से आप कहें जी कि ये पहले साल की सब्सिडी है, दूसरे साल की है, तीसरे साल की है, ये चौथे साल की है, ये 5वें साल की है, कम करते जाएँ, और ऑटोमेटिकली जो मार्केट है उसको एडजस्ट करेगी, और आप इंपोर्ट्स बढ़ाते जाएँ। आप देखिएगा कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ इसके साथ। तो दैट्स माई लॉन्ग एंड सिंपल आंसर। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ ओवर टाइम ग्रो की है तो उसको ओवर टाइम आप अपनी पॉलिसी से ख़त्म भी कर सकते हैं। एकदम सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लें और उसके बाद आप दूसरी मुतबादिल पॉलिसी सामने ला सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर स्ट्रेटजी और पॉलिसी के हवाले से ही है, ज़ाहिर है। सालेहा लाहौर से क्या जानना चाह रही हैं? जो हमारी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, व्हाई आरंट दे मेकिंग द स्ट्रैटेजीज टू एक्सपोर्ट द सरप्लस व्हीट लाइक टू द कंट्रीज सोमालिया, सूडान, इजिप्ट? दीज कंट्रीज आर एक्चुअली फेसिंग द शॉर्टेज एट द मोमेंट, सो व्हाई वी डोंट एक्सपोर्ट द व्हीट टू देम? इस तरह से जो हमारा फार्मर है वो भी नाराज़ नहीं होगा डेफिनेटली, और हमें जो एक फॉरेन एक्सचेंज है वो भी मिल जाएगी। देखिए, गंदम एक्सपोर्ट भी होती है, इंपोर्ट भी होती है। ये आपने देखा बुज़दार के ज़माने में कुछ ये शुगर और गंदम के ऊपर इश्यूज़ चलते रहते हैं। कभी कोई ज़्यादा इंपोर्ट हो जाती है और लोकल नुकसान हो जाता है, कभी जो
होती है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और शॉर्टेज हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट करती है ये चीज़ें, ऐसे नहीं है कि करती नहीं है। मगर आम तौर पे जो हमारी वीट क्रॉप है गंदम का वो कम ही होता है, डिमांड हमारी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि स्मगलिंग भी बड़ी होती है टू अफगानिस्तान, और जब इंडिया पंजाब के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इधर से भी स्मगलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इदारे बनाए गए हैं इसको मॉनिटर करने के लिए कि कब इंपोर्ट होनी चाहिए, कब एक्सपोर्ट होनी चाहिए। और दिस गोज़ फॉर शुगर एंड फॉर वीट। तो एंड राइस आमतौर पे ज़्यादा होती है, वी ऑलवेज एक्सपोर्ट राइस, बट राइस का इतना इशू नहीं है, इट्स ऑलवेज देयर इज एन एक्सपोर्टेबल सरप्लस। मगर वीट यस, अगर एक्सेस में है तो दे कैन एक्सपोर्ट इट, कोई ऐसी इशू नहीं है। मगर यही तो प्रॉब्लम है कि स्टॉक्स कितने हैं, फलानी प्रोविंस के पास कितना है, उसके पास कितना है, कीमत कितनी है, कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ बढ़ा है, इतना इनके पास सोफिस्टिकेटेड सिस्टम मॉनिटरिंग का नहीं है दैट दे आर एबल टू प्रेडिक्ट विद 100% एक्यूरेसी कि इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कहाँ कितनी चाहिए होगी, कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी प्रोविंशियल, कितनी कीमतें रखनी पड़ेंगी, कितनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में होगी, कितनी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। इनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये सारी जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं कि जी आपने इम्पोर्ट क्यों कर ली, आपने एक्सपोर्ट क्यों कर दी। तो दीज इशूज़ विल कंटिन्यू। ठीक है, तो ये है मसले। प्रोग्राम में आज आप ही हमारे मेहमान होंगे, आपके सवाल ही हम सेठी साहब के सामने रखेंगे। लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट अगर उसकी वैल्यू देखी जाए बड़ी थोड़ी सी है और उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और 5 या 10 लोग मैक्सिमम बड़े लोग हैं, शार्क्स कराची में बैठे हुए हैं, वो इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये जो शेयर प्राइसेस हैं इनकी एक्चुअली कोई तल्लुक ही नहीं है कि एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर या डिविडेंड्स के ऊपर, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। मगर ये जो लोग मैनिपुलेट करते हैं वो उसको एग्जैजरेट करते हैं, चढ़ा देते हैं, गिरा देते हैं, चढ़ा देते हैं, गिरा देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये $1 बिलियन IMF का आने के साथ ये जो है 100, ये जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, ये इतना कैसे बढ़ गया। और मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा झटका लगेगा तो ये गिरा देंगे, फिर एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो ये चढ़ा देंगे। इसका ताल्लुक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक है विद स्पेकुलेशन एंड विद द बिग शार्क्स। वो इसको मैनिपुलेट करते हैं। इट्स नॉट लाइक दी अदर स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ एक्चुअली बाइंग एंड सेलिंग होती है इन एनी बिग वे। यहाँ बहुत कम होती है, मगर जो करते हैं वो बहुत कम लोग हैं जो इनको मैनिपुलेट करते हैं। ख़रीदा बेच दिया, ख़रीदा बेच दिया, और सारे इन कॉन्सर्ट मूव करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है ये सिर्फ कहा जाता है कि ये एक बैरोमीटर है आपकी मईशत का, मगर एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। इस वक्त इकॉनमी का कोई ख़ास अच्छा हाल नहीं है और स्टॉक मार्केट कहाँ चढ़ गई है। क्या इसका ये मतलब है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये अब आगे दे विल डू वेरी वेल? नॉट नेसेसरीली। तो इसलिए मैं समझता हूँ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्या आप ख़रीदते हैं, क्या आप बेचते हैं। ये ज़्यादातर स्पेकुलेशन है। और फिर यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हॉट मनी। वो जो बाहर से पैसे आते हैं, 100 मिलियन आ गए, 10 मिलियन आ गए, 100 मिलियन आ गए, वो डॉलर्स वो आके तो इसको फिर उठा लेते हैं, किसी में वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर जल्दी से निकाल लेते हैं और वो बेच के निकल जाते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लेके। इसको इसलिए कहते हैं हॉट मनी। तो ये दिस इज़ ऑल वेरी स्पेकुलेटिव। लेकिन सेठ साहब, ये कोर्ट के फैसलों से और पॉलिटिकल हैपनिंग से कैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है? वो मैनिपुलेट करते हैं। इससे देखिए, सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फलाना आ रहा है, फलाना जा रहा है, ये सब स्टॉक मार्केट के अंदर एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो रिपोर्टें लिख रहे होते हैं कि फलाना अगर IMF आ गया तो उसका ये फ़ायदा होगा, ना आया तो ये नुकसान होगा। फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा जी आ रहा है तो चढ़ा दो, नहीं आ रहा तो गिरा दो, आ रहा है तो फिर चढ़ा दो। उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग के अंदर फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है? फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ब्रोकर्स का है, उनको तो कमीशन मिलती है, आप ख़रीदें या आप बेचें। तो इससे देयर इज़ अ लॉट ऑफ दैट गोइंग ऑन। मैं कभी भी, आई थिंक द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डज नॉट रिफ्लेक्ट in any significant sense the true state of affairs of Pakistan's economic performance. ओके, ठीक है, ये है इसका क्रक्स। फरहान और से